हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस क्रम में मैं आप लोगों को इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया बता रहा हूं। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 1935 का भारतीय शासन अधिनियम बताया था। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को अंतिम अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में बताने जा रहा हूं। 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की पृष्ठभूमि और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधानों से मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा और 1935 के बाद की होने वाली घटनाओं से भी अवगत कराऊंगा। तो आइए चलते हैं, जानते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की पृष्ठभूमि। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भारतीय शासन अधिनियम 1935 बताया था, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग भारत में 1937 में चुनाव संपन्न होता है। प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव संपन्न होता है 11 राज्यों के लिए। 11 राज्य, इस समय 11 राज्य होते हैं, तो 11 राज्यों में प्रांतीय सरकार बनाने के लिए विधानसभा का चुनाव संपन्न होता है और 11 राज्यों में 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत सरकार का गठन होता है। इन 8 राज्यों में मुस्लिम लीग सरकार बनाती है और 2 राज्यों में, इन 8 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाती है और 2 राज्यों में मुस्लिम लीग सरकार बनाती है। मुस्लिम लीग सरकार बनाती है और एक राज्य में कृषक प्रजा पार्टी सरकार बनाती है। कृषक प्रजा पार्टी सरकार बनाती है। तो 8 राज्यों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन होता है। 2 राज्यों में मुस्लिम लीग, सिंध में मुस्लिम लीग का बहुमत, 2 राज्यों में मुस्लिम लीग और अन्य सहयोगी दलों के मंत्रिमंडल का गठन होता है। एक राज्य में कृषक प्रजा पार्टी का गठन होता है। और जब 1937 में भारतीय प्रांतों के लिए सरकार का गठन होता है, तो वहीं 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। इस समय भारत के गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा घोषणा कर दी जाती है, द्वितीय विश्व युद्ध में घोषणा कर दी जाती है कि इस विश्व युद्ध में भारत भी शामिल है और भारत ब्रिटेन की तरफ से लड़ेगा। तो इस ब्रिटिश सरकार की घोषणा से जो कांग्रेसी नेता होते हैं या कांग्रेसी मंत्रिमंडल होता है, वह रुष्ट हो जाते हैं। कांग्रेसी मंत्रिमंडल रुष्ट हो जाते हैं क्योंकि इनका यह मानना होता है कि ब्रिटिश सरकार बिना हमसे पूछे युद्ध की घोषणा कर दी, भारत को भी शामिल करने की घोषणा कर दी, जबकि भारत इस विश्व युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता है। जो खुद गुलाम है वह दूसरों के लिए क्या लड़ेगा। तो कांग्रेसी मंत्रिमंडल ब्रिटिश सरकार के इस घोषणा से रुष्ट हो जाते हैं और फिर 1939 में 8 राज्यों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देती है। 8 राज्यों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देती है। और जब 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाता है, 8 राज्यों में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। यानी कि मुस्लिम लीग बहुत प्रसन्न होती है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कांग्रेस की सरकार बने, लेकिन कांग्रेस बहुमत में होती है, कांग्रेस की सरकार बन जाती है। ऐसे में मुस्लिम लीग थोड़ा सा असंतुष्ट हो जाती है और जब कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया, तो मुस्लिम लीग ने इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 22 दिसंबर 1939 एक कंपटीशन में आता है कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मुस्लिम लीग के द्वारा जब मुक्ति दिवस मनाया गया था, तो इसमें मुस्लिम लीग का साथ BR अम्बेडकर के द्वारा भी दिया गया था। फिर भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा एक योजना तैयार की जाती है और वह योजना 8 अगस्त 1940 को उस योजना की घोषणा 8 अगस्त 1940 को कर दी जाती है। लॉर्ड लिनलिथगो प्रस्ताव, जिसको हम लॉर्ड लिनलिथगो प्रस्ताव के नाम से जानते हैं।
इसमें उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। इसमें लिनलिथगो प्रस्ताव में यह था कि जो भारत का संविधान होगा वह भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। और युद्ध के समाप्ति के पश्चात, यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, तो भारत में एक औपनिवेशिक सरकार की स्थापना की जाएगी। लेकिन इस लिनलिथगो प्रस्ताव से न तो मुस्लिम लीग संतुष्ट होती है, न तो कांग्रेस संतुष्ट होता है। मुस्लिम लीग के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा लिनलिथगो प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है। इसको अस्वीकार कर दिया जाता है लिनलिथगो प्रस्ताव को। जब लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मुस्लिम लीग और कांग्रेस के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार भारत का राजनीतिक और संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए फिर क्रिप्स मिशन भेजती है। 22 मार्च 1942 को यह क्रिप्स मिशन भेजती है। यह जो क्रिप्स मिशन होता है और इस क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष होते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स और अन्य बाकी सदस्य होते हैं। क्रिप्स मिशन भेजती है तो स्टैफोर्ड क्रिप्स के नाम पर ही इस मिशन का नाम क्रिप्स मिशन पड़ा था। तो भारत में 1942 में फिर क्रिप्स मिशन आती है। और जब क्रिप्स मिशन आती है तो यह विभिन्न नेताओं से वार्ता करती है, वार्ता करती है, विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं से वार्ता करती है, सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित करती है और फिर अपना एक सुझाव प्रस्तुत करती है। क्रिप्स मिशन एक सुझाव प्रस्तुत करती है, यानी कि 22 मार्च से लेकर या 11 मार्च तक 22 मार्च से 11 मार्च तक 1942 तक यह विभिन्न नेताओं से मुलाकात करती है और भारत के राजनीतिक और संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक योजना तैयार करती है, जिसको हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। इस क्रिप्स मिशन में यह प्रावधान होता है कि युद्ध के पश्चात, यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, तो युद्ध के पश्चात भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। और दूसरा प्रावधान यह था कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो भारत को एक उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। तीसरा प्रावधान यह था कि प्रांतों को यह छूट दी जाएगी कि वह संघ का संविधान अस्वीकार करे या अपना संविधान बना ले, यानी कि संघ का भी जो भारतीय संघ का संविधान तैयार किया जाएगा, उस संघ के संविधान को अपना सकते हैं, संघ में शामिल हो सकते हैं या संघ से अलग हो सकते हैं और अपना पृथक संविधान बना सकते हैं। लेकिन जो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव होते हैं, इस प्रस्ताव को भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर दिया जाता है। मुस्लिम लीग इसलिए स्वीकार कर देती है क्योंकि इसमें उसकी पाकिस्तान की मांग नहीं की गई थी, पाकिस्तान की मांग पूरी नहीं की गई थी, क्योंकि 1940 से ही पाकिस्तान की मांग की जा रही थी। जिन्ना का द्विराष्ट्र सिद्धांत था और वह मुस्लिमों के लिए पृथक राष्ट्र चाहता था, जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया था। तो मुस्लिम लीग की आकांक्षा इस क्रिप्स मिशन के द्वारा पूरी नहीं की गई, क्योंकि क्रिप्स मिशन में पाकिस्तान की मांग पूरी नहीं की गई थी। और कांग्रेस ने इस क्रिप्स मिशन को इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की बात कही गई थी। जैसा कि क्रिप्स मिशन में यह प्रस्ताव था कि जो राज्य या जो देशी रियासत संघ में शामिल हो सकते हैं वह शामिल हो सकते हैं, जो अपना पृथक संविधान बनाना चाहते हैं वह पृथक संविधान बना सकते हैं। तो भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की साजिश की गई थी। इसलिए मुस्लिम लीग ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू, जितने भी कांग्रेसी नेता थे, सारे कांग्रेसी नेताओं ने इस क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। और महात्मा गांधी ने इस क्रिप्स मिशन को बाद की तिथि का चेक कहा था, बाद की तिथि का चेक कहा था। इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू ने इस क्रिप्स मिशन को टूटते हुए बैंक के उत्तर दिनांकित चेक कहा था। तो इस तरह से विभिन्न नेताओं के द्वारा क्रिप्स मिशन की आलोचना की जाती है और क्रिप्स मिशन क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। और जब क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है तो महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया जाता है। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया जाता है। और फिर 9 अगस्त 1942 को
विभिन्न जगह यह आंदोलन शुरू हो जाता है और 9 अगस्त को ही विभिन्न नेताओं को गिरफ्तार भी कर दिया जाता है। यानी कि 8 अगस्त को बंबई के ग्वालियर टैंक में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और इसी में अंग्रेजों भारत छोड़ो की घोषणा होती है। गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया जाता है, डू और डाई का नारा दिया जाता है और फिर 9 अगस्त से यह क्रांति शुरू हो जाती है, यह आंदोलन शुरू हो जाता है। लेकिन 9 अगस्त को ही विभिन्न बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से इस तरह से ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का भी निर्ममतापूर्वक दमन कर दिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का भी निर्ममतापूर्वक दमन कर दिया जाता है। और फिर अक्टूबर 1943 में अक्टूबर 1943 में भारत के गवर्नर जनरल बनकर आते हैं लॉर्ड वावेल भारत के गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो वापस चले जाते हैं क्योंकि भारत की स्थिति लिनलिथगो के नियंत्रण में नहीं रहती है, इसलिए ब्रिटिश सरकार उनको वापस बुला लेती है और उनकी जगह पर लॉर्ड वावेल को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेज देती है। अब लॉर्ड वावेल भारत आते हैं तो भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, पर्यवेक्षण करते हैं, विभिन्न दलों से वार्ता करते हैं, राजनीतिक दलों से वार्ता करते हैं और लॉर्ड वावेल ने भारत के संवैधानिक और राजनीतिक समस्याओं को दूर करने के लिए एक योजना प्रस्तुत की जिसको कि वावेल योजना के नाम से जाना जाता है। यह योजना 4 जून 1945 को लॉर्ड वावेल के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो लॉर्ड वावेल योजना जो 4 जून 1945 को प्रस्तुत की गई थी उसमें विभिन्न प्रावधान थे। इसमें भी वावेल ने विभिन्न प्रावधान रखा था। मुस्लिम लीग की समस्याओं को देखते हुए, कांग्रेस की समस्याओं को देखते हुए एक पूरा प्रस्ताव तैयार किया था और उस प्रस्ताव को सबके सामने रखा। 4 जून 1945 को सबके सामने रखता है। इस प्रस्ताव में यह प्रस्ताव था कि वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी या उसमें सभी भारतीय होंगे। केवल वायसराय और प्रधान सेनापति को छोड़कर सभी भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी में रखा जाएगा। पहला तो प्रावधान यह था कि अब जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होती थी उसमें केवल यूरोपीय ही होते थे। अब 1945 में वावेल प्रस्ताव में यह सुनिश्चित किया गया था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अधिक से अधिक भारतीय होंगे या सभी भारतीय होंगे। केवल एक उसमें गवर्नर जनरल होगा और एक प्रधान सेनापति को छोड़कर सभी भारतीय होंगे। दूसरा प्रावधान यह किया गया था कि वायसराय की कार्यकारिणी कमेटी में हिंदू और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, यानी कि जितने हिंदू होंगे उतने मुसलमान होंगे। यह भी बात इसमें कही गई थी। वावेल की घोषणा में यह भी बात कही गई थी। तीसरा इसमें प्रावधान था कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो भारतीय अपने देश का संविधान स्वयं बनाएंगे। फिर जो ब्रिटिश सरकार का अधिनियम है उस अधिनियम से शासन नहीं किया जाएगा। जब तक भारतीयों के द्वारा भारत का संविधान न बना लिया जाता तब तक ब्रिटिश अधिनियमों के द्वारा ही भारत का शासन होता रहेगा। लेकिन जब भारतीयों के द्वारा भारत का संविधान बना लिया जाएगा तो ब्रिटिश अधिनियम निष्प्रभावी हो जाएंगे, भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाएगा। तो यह भी इसमें प्रावधान था। वावेल प्रस्ताव में यह भी था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। और नेक्स्ट प्रावधान यह था कि जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो राजनीतिक नेता गिरफ्तार किए गए हैं उन सभी राजनीतिक नेताओं की रिहाई कर दी जाएगी। अब गवर्नर जनरल के द्वारा एक घोषणा तो कर दी जाती है, प्रस्ताव दे दिया जाता है, लेकिन अब इस वावेल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन होता है। कहां? शिमला में 22 जून से 14 जुलाई 1945 तक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है और इस सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई थी। इसमें मुस्लिम लीग के नेता भाग लेते हैं, कांग्रेस के नेता भाग लेते हैं, कृषक प्रजा पार्टी के नेता भाग लेते हैं, यूनियनिस्ट पार्टी के भाग लेते हैं और हिंदू महासभा के भाग लेते हैं। विभिन्न दलों के प्रतिनिधि इसमें मौजूद रहते हैं। शिमला में सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं और वावेल प्रस्ताव के ऊपर विचार विमर्श किया जाता है। फिर भी इस शिमला सम्मेलन में भी इस वावेल योजना पर कोई सहमति नहीं बन पाती है, आम सहमति नहीं बन पाती है। वावेल योजना हो गया, शिमला सम्मेलन हो गया, कोई सहमति नहीं बन पाती है।
तो ब्रिटिश सरकार अब क्या करती है कि भारत की राजनीतिक समस्याओं को देखती है और राजनीतिक दलों के बीच जो विवाद है उस विवादों को देखती है। विभिन्न विवादों, समस्याओं, संवैधानिक समस्याओं, राजनीतिक समस्याओं को देखते हुए अब ब्रिटिश सरकार भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजती है। कैबिनेट मिशन भेजती है 24 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन भेजती है। इसमें सर पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष होते हैं। सर पैथिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष होते हैं और स्टेफर्ड क्रिप्स भी होते हैं। इस कमेटी के मेंबर स्टेफर्ड क्रिप्स होते हैं जो कि क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे। स्टेफर्ड क्रिप्स होते हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। एवी अलेक्जेंडर। 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल आता है। कैबिनेट का मतलब मंत्रिमंडल। 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल आता है क्योंकि 1945 में जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो जाता है। जैसे ही जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम का हमला किया जाता है, वैसे ही जापान आत्मसमर्पण कर देता है। फिर धीरे धीरे सारे शत्रु राष्ट्र आत्मसमर्पण कर देते हैं और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात 1945 में ब्रिटेन में चुनाव कराया जाता है। वहां की सरकार के लिए चुनाव कराया जाता है और जब चुनाव कराया जाता है तो मजदूर दल को बहुमत मिलता है, लेबर पार्टी को बहुमत मिलता है और क्लीमेंट इटली की सरकार बनती है। क्लीमेंट इटली प्रधानमंत्री होते हैं। चूंकि वह लेबर पार्टी से संबंधित होते हैं इसलिए वह घोषणा कर देते हैं कि भारत को जल्द ही आजाद किया जाएगा और आजाद करने की दिशा में विभिन्न कदम उठाए जाने लगते हैं। और उसी क्रम में यह कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 में। यह जो कैबिनेट मिशन आती है 1946 में, तो कैबिनेट मिशन भी विभिन्न दलों से चर्चा करती है, परिचर्चा करती है। फिर कैबिनेट मिशन भी मई 1946 में शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित करती है। विभिन्न नेताओं से चर्चा करती है, परिचर्चा करती है और राजनीतिक स्थितियों पे चर्चा करती है। और सबसे बड़ा विवाद जो था वह मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच था। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो विवाद होते हैं उन विवादों को दूर करने का कार्य करती है। और यह सोचती है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किस प्रकार विवाद सुलझाए जा सकते हैं। लेकिन जो मई 1946 में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, कैबिनेट मिशन के नेतृत्व में जो सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, इस सम्मेलन में भी कोई ठोस निष्कर्ष नहीं प्राप्त होता है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मतभेद बना रहा। सभी कैबिनेट मिशन से असहमति हो जाते हैं, लेकिन असहमति होने के पश्चात भी कैबिनेट मिशन एक प्रस्ताव तैयार करती है। वह प्रस्ताव क्या थे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला प्रस्ताव था कि भारत में संघ राज्य की स्थापना की जाएगी, यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। दूसरा प्रावधान यह था कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा और संविधान सभा का जो गठन होगा यह प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा होगा। संविधान सभा का जो गठन होगा यह प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा होगा। और इसमें यह तय किया गया कि एक प्रतिनिधि 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। यानी कि जिस प्रांत की जितनी बड़ी आबादी होगी उस प्रांत के उतने अधिक सदस्य होंगे, यानी कि 10 लाख पर एक प्रतिनिधि सुनिश्चित किया गया। इसमें नेक्स्ट प्रावधान यह था कि प्रांतों में उनका प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा। जनसंख्या के अनुपात में प्रांतों का प्रतिनिधित्व होगा। और इसमें 3 प्रकार की निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। पहला था सामान्य निर्वाचन प्रणाली, दूसरा था सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिम लीग के लिए और तीसरा था सिख वर्ग के लिए अलग चुनाव होगा और मुस्लिम लीग के लिए अलग चुनाव होगा। यानी कि इस संविधान सभा में प्रत्येक विधानमंडल से समुदाय के आधार पर
प्रतिनिधि चुने जाएंगे, समुदाय के आधार पर प्रतिनिधि चुने जाएंगे। और नेक्स्ट था कि संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या होगी वह 389 होगी। 389 सदस्यों की संख्या होगी, जिसमें 292 जो सदस्य होंगे यह प्रांतीय विधानसभा से चुने जाएंगे और 93 जो होंगे यह देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे, और जो चार होंगे यह चीफ कमिश्नरी प्रांतों से होंगे। उसमें 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतें थी बर्मा के अलग होने के पश्चात। 1935 तक 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, 2 बर्मा में थे, लेकिन 1935 में बर्मा भारत से अलग हो गया। तो 1935 के बाद भारत में 4 कमिश्नरी क्षेत्र बचती हैं। पहला है अजमेर मारवाड़, कुर्ग, बलूचिस्तान और दिल्ली। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, यानी कुल मिलाकर 4 3 7 2 9 389 सीटों पर चुनाव होगा। 292 यह प्रांतीय सभा से चुने जाएंगे, और यह 93 जो होंगे देशी रियासतों से होंगे, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों, या स्वयं राजकुमार होंगे या राजा होंगे, देशी रियासतों से होंगे। और ये 4 जो होंगे ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से होंगे, तो इस प्रकार संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 रखी गई। और इसमें समुदाय के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी कि सामान्य वर्ग के लिए 213, और मुस्लिम लीग के लिए सीटें कितनी रखी गई? 79 रखी गई। और सिख के लिए सीटें कितनी रखी गई? 4 रखी गई। 213 सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि होंगे। मुस्लिम लीग के लिए 79 सीटें निर्धारित की गई, 79 सीट निर्धारित की गई। सिखों के लिए 4 सीटें निर्धारित की गई। तो इस तरह से 296 सीटों पर निर्वाचन हुआ। 296 यानी कि 252 और 4 296 सीटों पर निर्वाचन होना था। और इसमें नेक्स्ट प्रावधान था कि संविधान सभा के चुनाव के पश्चात एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, और यही अंतरिम सरकार देश का प्रशासन करेगी। तो ये क्या था? ये इस कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत था। जब कैबिनेट मिशन के अंतर्गत इस योजना को लाया जाता है, तो फिर इस योजना के तहत मुस्लिम लीग इसको अस्वीकार नहीं करती है। फिर भी इस योजना के तहत पूरे भारत में जुलाई में चुनाव कराए जाते हैं। जुलाई और अगस्त में चुनाव कराए जाते हैं। संविधान सभा का चुनाव होता है जुलाई अगस्त 1946 में। इन सीटों के लिए 296 सीटों के लिए संविधान सभा का चुनाव होता है, जिसमें कि 208 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिलती हैं, बाकी अन्य को मिलती है। यानी कि 296 में से 208 सीटें किसको मिलती है? कांग्रेस को मिलती है। इसकी सीटें बाद में कितनी हो जाती है? 212 हो जाती हैं, और मुस्लिम लीग 73 सीटों पर विजयी होती है। और इस तरह से संविधान सभा का गठन हो जाता है। 389 सदस्यीय संविधान सभा का गठन जुलाई अगस्त में हो जाता है। जैसे ही संविधान सभा का गठन होता है, वैसे ही फिर अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। इसमें उपाध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष होते हैं, और लॉर्ड माउंटबेटन इसके अध्यक्ष होते हैं। यानी कि इसमें कुल सदस्यों की संख्या 14 होती है इस अंतरिम सरकार की। और अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग को भी आमंत्रित किया जाता है, लेकिन मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होती है, क्योंकि पहली बात तो इसकी सीटें कम आती हैं, दूसरी बात कि इसका संविधान सभा में बहुमत नहीं होता है, तीसरी बात यह थी कि इसकी पाकिस्तान की मांग इसमें पूरी नहीं की गई थी। अब मुस्लिम लीग जो होती है वह अब क्या करती है? अब मुस्लिम लीग जो होती है वह संविधान सभा का बहिष्कार कर देती है, अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होती है। फिर वह दंगे पर उतर आती है, यानी कि उसकी पाकिस्तान की मांग पूरी नहीं की गई थी। इसलिए वह अब 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस से मनाते हैं। पश्चिम बंगाल में व्यापक पैमाने पर दंगे होते हैं। जहां मुस्लिम होते हैं वह मुस्लिम हिंदुओं पर अत्याचार करने लगते हैं, जहां हिंदू बहुसंख्यक होता है मुस्लिमों पर अत्याचार करने लगता है। यानी कि हिंदू मुस्लिम दंगे प्रारंभ हो जाते हैं 1946 से ही। अगस्त 1946 से ही पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम दंगा प्रारंभ हो जाता है। अब मुस्लिम लीग देखती है कि अब संविधान सभा की बैठक होने जा रही है, तो फिर वह अंतरिम सरकार में शामिल हो जाती है। मुस्लिम लीग का उद्देश्य होता है कि हम अंतरिम सरकार में शामिल होंगे और शामिल होकर हम असहयोग करेंगे। फिर भी
विभिन्न समस्याओं के बीच, विभिन्न गतिरोधों के बीच संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। और इस संविधान सभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। अब प्रथम बैठक संविधान सभा की हो जाती है। अब जब संविधान सभा की बैठक शुरू हो जाती है, उसके पश्चात हम देखते हैं माउंटबेटन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। पूरे भारत में दंगे शुरू हो जाते हैं। उन दंगों के बीच ही संविधान सभा की बैठक होती है। ऐसे में नियंत्रण को बेकाबू देखकर ब्रिटिश सरकार लॉर्ड वावेल को 1947 में वापस बुला लेती है और अब लॉर्ड वावेल की जगह पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त करती है। 23 मार्च 1947 को माउंटबेटन आते हैं भारत में। लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं भारत में। 23 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाता है। लॉर्ड वावेल को वापस बुला लिया जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत में आते हैं और राजनीति की स्थिति का जायजा लेते हैं, राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं, संवैधानिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। और लॉर्ड माउंटबेटन को यह अनुभव होता है कि भारत की समस्या भारत का बंटवारा करने में ही है, यानी भारत की समस्या का निदान किसमें है, भारत को बांट दिया जाए। क्योंकि जगह जगह दंगे हो रहे थे, मुस्लिम लीग जगह जगह दंगे कर रही थी और जब जगह जगह दंगे शुरू हो गए थे तो लॉर्ड माउंटबेटन को लगा कि भारत का बंटवारा करना ही उचित होगा, मुस्लिम लीग की बात माननी ही उचित होगी, मुस्लिम लीग के लिए पाकिस्तान का निर्माण करना ही उचित होगा। ऐसे में लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 को एक प्रस्ताव तैयार करते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 को एक प्रस्ताव तैयार करते हैं जिसको माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है, या इस योजना को डिकी बर्डस योजना भी जाना जाता है। डिकी बर्डस योजना प्रस्ताव, डिकी बर्डस प्रस्ताव भी कहते हैं। डिकी बर्डस प्रस्ताव क्यों कहते हैं? क्योंकि डिकी नाम था लॉर्ड माउंटबेटन का, ये घर का नाम था, ये पेट नेम था इनका, और इसीलिए इसको डिकी बर्डस प्रस्ताव भी कहते हैं। अब लॉर्ड माउंटबेटन की योजना में प्रावधान क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन की योजना में यह प्रावधान था कि 1947 तक सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी, यानी कि ब्रिटिश सरकार अब और अधिक दिनों तक राज नहीं करेगी। 1947 तक यह जो सत्ता है यह भारतीयों को सौंप दी जाएगी। जैसा कि 1946 में जब भयंकर दंगे शुरू हो गए, भीषण दंगे शुरू हो गए, तो ब्रिटिश की प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि भारत को 1948 तक आजाद कर दिया जाएगा, भारतीयों को 1948 तक सत्ता दे दी जाएगी। लेकिन जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत आते हैं, भारत की परिस्थितियों को, भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हैं, यहाँ के संवैधानिक परिस्थितियों को देखते हैं, तो वह कहते हैं कि भारत को अब 1947 तक ही आजाद कर दिया जाएगा। इनके प्रस्ताव में क्या था कि भारत को अब 1947 में ही आजाद कर दिया जाएगा। और दूसरा प्रावधान यह था कि ब्रिटिश भारत को अब 2 संप्रभु राष्ट्रों में विभक्त कर दिया जाएगा। तीसरा प्रावधान था कि जो देशी रियासत भारत में मिलना चाहते हो वह भारत में मिल सकते हो, जो देशी रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहते हो पाकिस्तान में मिल सकते हो। तो इस तरह से लॉर्ड माउंटबेटन एक प्रस्ताव तैयार करते हैं और दोनों दल सहमत हो जाते हैं। मुस्लिम लीग भी सहमत हो जाता है, क्योंकि अब तो मुस्लिम लीग की बात मान ली गई। अब मुस्लिम लीग के लिए पाकिस्तान का गठन किया जाने वाला था। वहीं सरदार पटेल भी कहते हैं कि यदि शरीर का कोई अंग सड़ जाता है तो उसको निकालना ही बेहतर है। सरदार पटेल भी राजी हो जाते हैं, महात्मा गांधी भी राजी हो जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू, सभी कांग्रेसी राजी हो जाते हैं। और फिर जब सभी नेता राजी हो जाते हैं, यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस माउंटबेटन योजना के प्रस्ताव से सहमत हो जाते हैं, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो होते हैं अपने इस प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार को भेजते हैं और ब्रिटिश सरकार के द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और 4 जुलाई 1947 को यह ब्रिटेन की संसद में रखा जाता है। और संसद के द्वारा 18 जुलाई 1947 को यह पारित हो जाता है, जिसको हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहते हैं।
ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, यह माउंटबेटन योजना का ही एक प्रस्ताव था। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना को अधिनियम का रूप दे दिया जाता है, उसी को हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधान क्या थे। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत को दो अधिराष्ट्रों में विभक्त कर दिया जाएगा। एक पाकिस्तान होगा, दूसरा भारत होगा। यानी कि अब भारत को दो राष्ट्रों में विभक्त किया जाएगा, अधिराष्ट्र में विभक्त किया जाएगा। एक का नाम पाकिस्तान होगा, दूसरे का नाम भारत होगा। और दूसरा था कि दोनों राष्ट्रों में अलग गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी। दोनों राज्यों में गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी, गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी। वैसे ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि दोनों राष्ट्रों के गवर्नर जनरल एक ही हों, लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत के भी हों और पाकिस्तान के भी हों, लेकिन मुस्लिम लीग को यह स्वीकार नहीं होता है। अतः मुस्लिम लीग के जो नेता होते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं और लियाकत अली खां वहां के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। और भारत में लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल बने रहे और जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में जो तीसरा प्रावधान था, यह था कि दोनों राष्ट्रों का अलग अलग संविधान होगा। भारत अपना अलग संविधान बनाएगा और पाकिस्तान अपना अलग संविधान बनाएगा। चौथा प्रावधान यह था कि जब तक दोनों राज्यों का संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक वह भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत कार्य करते रहेंगे। यानी कि जब तक उनका अपना संविधान तैयार नहीं हो जाता, तब तक 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत ही वह कार्य करते रहेंगे। और पांचवा प्रावधान इसमें था कि देशी रियासतों पर अब ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त हो गया है। देशी रियासतों पर, जिन पर कि ब्रिटिश सरकार का प्रभुत्व स्थापित होता था। तो 1947 के अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था कर दी गई कि देशी रियासतों पर अब ब्रिटिश नियंत्रण समाप्त होता है। जो देशी रियासत भारत में शामिल होना चाहते हैं वह भारत में शामिल हो सकते हैं, जो देशी रियासत पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रावधान यह किया गया था छठवां, कि जब तक दोनों राष्ट्रों का संविधान बन नहीं जाता, तब तक वहां के जो विधानमंडल होंगे वह कार्य करते रहेंगे। यानी कि प्रांतों के जो विधानमंडल होंगे तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक कि उस देश का संविधान भारत या पाकिस्तान का संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता। नेक्स्ट प्रावधान यह था सातवां, कि भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया जाता है। भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया जाता है, का पद समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के पश्चात न तो भारत पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण रहेगा, न तो पाकिस्तान के ऊपर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण रहेगा। इसलिए भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया इस 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रावधान था कि दोनों राज्यों के सीमा निर्धारण के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा और यह सीमा आयोग ही दोनों राज्यों के सीमाओं को सुलझाएगा, सीमांकन करेगा। इस तरह से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत विभिन्न प्रावधान थे, जिनके कुछ प्रावधानों को मैंने बताया और यह प्रावधान फिर लागू कर दिए जाते हैं। और 14 एवं 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया जाता है। एक होता है पाकिस्तान जो अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है, दूसरा होता है भारत जो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है। और पाकिस्तान के भूभाग में पंजाब को शामिल किया गया और पूर्वी बंगाल को शामिल किया गया और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को शामिल किया गया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को शामिल किया गया, बलूचिस्तान को शामिल किया गया। इनको मिलाकर पाकिस्तान का गठन किया गया और शेष भाग भारत के हिस्से में बने रहे।
तो इस तरह से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। एक होता है भारत, और भारत के कुछ हिस्सों को काटकर दूसरा हिस्सा क्या बना दिया जाता है, पाकिस्तान बना दिया जाता है। तो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, और प्रथम प्रधानमंत्री होते हैं लियाकत अली खां। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 20 जून 1948 तक ही रहते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल 20 जून 1948 तक ही रहते हैं। इसके पश्चात वह 1948 में भारत को छोड़ देते हैं। इनके पश्चात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो इस तरह से भारत 1947 तक आते आते आजाद होता है, और 1946 में संविधान सभा का गठन हो चुका था और संविधान बनाना प्रारंभ भी हो गया था। और फिर यह संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है। फिर संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1948 को होती, 24 जनवरी 1950 को होती है संविधान सभा की अंतिम बैठक, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना जाता है। सभी जितने भी सदस्य उपस्थित होते हैं संविधान सभा के, सभी संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है, और फिर हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है, और हमारा भारत क्या बन जाता है, संप्रभु राष्ट्र, लोकतांत्रिक संप्रभु राष्ट्र बन जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों से अवगत कराया, और जो इसकी पृष्ठभूमि है, यानी कि कैसे, यानी कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि भारत का विभाजन करना पड़ा, और कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिससे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया, उन परिस्थितियों से भी अवगत कराया, यानी कि उनकी पृष्ठभूमि से अवगत कराया। पहला है लॉर्ड लिनलिथ-गो प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, दूसरा है क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942, बाबेल योजना 4 जून 1945, शिमला सम्मेलन 22 जून से 14 जुलाई 1945, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946, संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1946, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वह आईएएस के हों, चाहे पीसीएस के हों, चाहे वन डे एग्जामिनेशन हो, या फिर आपके यूनिवर्सिटी लेवल के परीक्षाएं हों, सभी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को भारतीय संविधान का निर्माण बताऊंगा। ये तो संविधान सभा का गठन था, संविधान सभा का गठन मैंने इसी में बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ, कौन कौन सी ऐसी कमेटियां थी, किस कमेटी को क्या क्या जिम्मेदारी दी गई थी, भारत का संविधान कहां कहां से लिया गया, इन सभी को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा भारतीय संविधान का निर्माण। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।